नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में नजर डालेंगे तमाम अहम खबरों पर, आपको बताएंगे एक एक करके हर बड़ी खबर के बारे में। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ में। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद विपक्ष भी लगातार सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐतिहासिक गिरावट रुपए में देखने को मिल रही है। पहली बार ओपनिंग में 80%, माफ कीजिएगा, करीब 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। 80 रुपए प्रति डॉलर का निचला स्तर देखने को मिला है। दरअसल इसके संकेत पिछले कई दिनों से दिख रहे थे, लेकिन अब रुपये ने 80 रुपए प्रति डॉलर से नीचे जाकर करेंसी ट्रेडर्स को भारी निराशा में डाल दिया है। इस साल रुपया 7% की भारी गिरावट के साथ कारोबार करता दिख रहा है। दरअसल शुरुआती ट्रेड में रुपये ने 80.01 रुपए प्रति डॉलर के निचले स्तर को छू लिया था, जबकि कल ये 79.97 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था। आज रुपये ने 80.05 रुपए प्रति डॉलर का निचला स्तर छू लिया है। दरअसल ग्लोबल बाजार में कच्चे तेल के दामों में आ रही हालिया तेजी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारतीय करेंसी पर दबाव आ रहा है। इसकी वजह से भारतीय रुपये में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं अमेरिका में महंगाई दर के 41 सालों के उच्चतम स्तर पर आने के बाद कयास है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 1% की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके असर से डॉलर की मांग बढ़ रही है और इसके मुकाबले रुपये में गिरावट भी देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरते स्तर को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये माना कि $1 के मुकाबले रुपये में ऐतिहासिक गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल में तेजी, वैश्विक फाइनेंशियल हालात में सख्ती के चलते डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट देखने को मिली है। तो अब रिकवरी कैसे होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर कोरोना काल की वजह से असर पड़ा था। अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली थी, जिसका असर अब भारतीय रुपये पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है, सदन भी चल रहा है। ऐसे में सदन के इस मुद्दे को लेकर हंगामेदार रहने के आसार भी लगातार जताए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। आखिर ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर पूरी दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी हैं। भारतवंशी ऋषि सुनक इस रेस में आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में भी उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ब्रिटेन में पीएम पद की रेस में भारतवंशी ऋषि सुनक बाजी मारते दिख रहे हैं और उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। सोमवार को हुई तीसरे राउंड की वोटिंग में 115 वोट के साथ ऋषि पीएम पद की रेस में सबसे आगे निकल गए। उन्होंने इसके लिए सभी का शुक्रिया भी अदा किया। तीसरे राउंड के लिए कुल 357 वोट डाले गए थे। मैदान में केवल 4 प्रतिद्वंदी बचे हैं। ऋषि सुनक को तीसरे राउंड में 115 वोट यानी कि दूसरे राउंड से 14 वोट ज्यादा मिले। इसके साथ ही अब चर्चा होने लगी है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ब्रिटेन में पीएम पद के लिए दावेदारों की रेस में तीसरे राउंड की जीत के बाद जोश से भरे ऋषि ने ब्रिटेन को ताकतवर बनाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, ब्रेक्सिट को सुरक्षित रख सकते हैं। ऋषि सुनक के अलावा कंजर्वेटिव पार्टी के 3 उम्मीदवार पेनी मोर्डेंट, लिज ट्रस और केमी बडेनोच पीएम पद की रेस में अभी भी शामिल हैं। वहीं तीसरे राउंड में कम वोट मिलने के बाद टॉम टुंगेडहट रेस से बाहर हो चुके हैं। ब्रिटेन में इस राउंड के चुनाव में ऋषि सुनक की प्रतिद्वंदी पेनी मोर्डेंट 82 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। वहीं 71 वोट हासिल कर लिज ट्रस तीसरे नंबर पर काबिज हैं। इसके अलावा 58 वोट के साथ केमी बेडेनोच चौथे नंबर पर हैं। इस राउंड में पीएम पद की रेस से बाहर होने वाले टॉम टुंगेडहट को 31 वोट ही हासिल हुए। गुरुवार तक केवल 2 उम्मीदवार मैदान में बचे रहेंगे। 5 सितंबर तक विजयी उम्मीदवार नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऋषि सुनक की दावेदारी अभी जो मजबूत नजर आ रही है, ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऋषि सुनक आभार जताते हुए भी अभी से नजर आ रहे हैं। तीसरे राउंड में जब उन्हें जीत मिली तो उन्होंने शुक्रिया भी कहा और
ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कही है, उन्होंने ब्रिटेन को ताकतवर बनाने की बात कही है। अगर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में सुधार आने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 5 सितंबर तक विजयी उम्मीदवार का ऐलान होगा तो उसमें ऋषि सुनक का नाम होता है या फिर कोई दूसरा बाजी मार ले जाता है। राजस्थान के उदयपुर में जो कुछ भी कन्हैया लाल के साथ हुआ उसके जख्म अभी भी ताजा हैं, उसके जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी ही वारदात बिहार से भी सामने आ रही है। एक युवक को सिर्फ इसलिए चाकू मार दिया गया क्योंकि वो अपने मोबाइल पर नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था। मामला 16 जुलाई का बताया जा रहा है। मामले में घायल युवक और उसके पिता का बयान कुछ और है, जबकि पुलिस ने एफआईआर से नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया है। पिता ने आरोप लगाया है कि नुपुर शर्मा का नाम हटाने को कहा गया था। इसके बाद पुलिस ने आवेदन लिया है। घटना सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना इलाके के नानपुर गांव की है। जख्मी युवक अंकित झा नानपुर गांव में पान खाने के लिए पान की दुकान पर आया था। इस मामले में पीड़ित अंकित झा ने बताया कि उसने अपने फोन में नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाया था और उसे देख रहा था। इतने में ही पीछे से कुछ युवक आए और पूछने लगे, क्या देख रहे हो? इस पर अंकित ने कहा कि वो नुपुर शर्मा का सपोर्ट करेगा। इतने में ही हाथापाई शुरू हो गई। अंकित का कहना है कि वो 3 से 4 लोग थे। इतने में एक युवक ने सिगरेट का धुआं उसके मुंह की ओर फेंका। ऐसे में बात बढ़ती गई और फिर उन लोगों ने 5-6 बार चाकू मार दिया। इसके बाद एक युवक जो पल्सर के साथ था उसे उन लोगों ने पकड़ लिया। इतने में फिर 25 से 30 मुस्लिम लोग आए और उसे बचाकर लेकर चले गए। इसके बाद अंकित को अस्पताल लेकर लोग चले आए। पुलिस सिर्फ हमसे साइन करवाने के लिए आई थी, ये अंकित ने कहा है। घटना को लेकर अंकित के पिता मनोज झा ने थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें नानपुर गांव के गोड़ा उर्फ गुलाब रब्बानी, मोहम्मद नेहाल, मोहम्मद हिलाल, मोहम्मद बेलाल समेत 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। पिता ने यह भी आरोप लगाया कि उनका आवेदन तब लिया गया जब यह कहा गया कि आवेदन में नुपुर शर्मा का नाम नहीं आना चाहिए। पिता और पीड़ित ने मांग की है कि उन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। वहीं इस मामले में डीएसपी विनोद कुमार, इंस्पेक्टर शशि भूषण सिंह, पुनी विजयराम के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर घटना में शामिल अभियुक्त गोड़ा उर्फ गुलाब रब्बानी और मोहम्मद नेहाल को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पुलिस का कहना है कि नुपुर शर्मा को लेकर कोई विवाद नहीं है, दोस्त इकट्ठे हुए थे और आपस में ऐसा किया है। तो पुलिस फिलहाल ये कह रही है कि नुपुर शर्मा को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मामला नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़ित और उसके पिता का साफ तौर पर कहना है कि नुपुर शर्मा का नाम जब उन्होंने वापस लिया उसके बाद ही पुलिस ने उनका आवेदन लिया है। जख्मी युवक साफ तौर पर कह रहा है कि वो मोबाइल में नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था और ऐसे में कुछ लोग वहां पर आए और उसके साथ मारपीट की, उस पर चाकू से हमला कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन धर्म के नाम पर जिस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक हैं। बुलेटिन में बात उत्तराखंड कांग्रेस की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेताओं के बयानों से यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में गड़बड़ झाला चल रहा है। हरक सिंह रावत ने कुछ दिनों पहले हरीश रावत को लेकर बयान दिया था और अब हरीश रावत ने पलटवार किया है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं में जुबानी जंग जारी है। बीते हफ्ते प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और भुवन कापड़ी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने हरिद्वार स्थित जयाराम आश्रम में प्रेस वार्ता की थी। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के राधा कृष्ण धाम आश्रम में प्रेस वार्ता करने पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस नेताओं की उस प्रेस वार्ता पर सवाल उठा दिए। हरीश रावत ने कहा कि जयाराम आश्रम में जुटने वाले कांग्रेस नेताओं में बहुत सारे ऐसे चेहरे भी शामिल थे जो 4 साल और 11 महीने तो कांग्रेस के साथ रहते हैं और चुनाव के 1 महीने कांग्रेस उम्मीदवार को हराने का काम करते हैं।
ऐसे चेहरे कांग्रेस के बड़े नेताओं के पीछे खड़े होते हैं, तो बड़े नेताओं को इसकी चिंता करनी चाहिए। हरीश रावत ने कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत पर भी पलटवार किया। रावत ने तंज कसा कि हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने का दुख है और उन्होंने हरिद्वार में भी ये बयान दिया था। उनका ये बयान उन्हें ही नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ पहुंचा रहा है, जबकि उन्हें लगा था कि हरक सिंह बीजेपी को लात मारकर कांग्रेस में आए हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत ने जिस तरह से बयानबाजी की है वो बेहद निंदनीय है। उन्हें पहले कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, फिर हरीश रावत उन्हें अपना बड़ा दिल जरूर दिखाएंगे। वहीं कुछ दिन पहले हरक सिंह रावत और महाराष्ट्र के राज्यपाल की मुलाकात पर सवाल खड़े करते हुए हरीश रावत ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या में भगत सिंह कोश्यारी का भी हाथ है और पूरी कांग्रेस की यही राय है। यदि कांग्रेस का कोई नेता उनसे मिलता है तो ये बड़े दुख की बात है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कांवड़ मेले की व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने तंज किया कि 4 करोड़ कांवड़ियों के लिए 150 टॉयलेट बनाने की बात सरकार कर रही है, जबकि इतने टॉयलेट तो 400 बारातियों के लिए भी नाकाफी हैं। चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं से राज्य के मुख्यमंत्री को सबक लेते हुए कांवड़ मेले की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जहां एक और सरकार पर हरीश रावत सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में गड़बड़ झाला भी लगातार सामने आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर उत्तराखंड कांग्रेस में क्या और टूट देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ नेता पहले ही पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। बुलेटिन के आखिर में बात हिमाचल की भी कर लेते हैं। दरअसल हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने का मामला सामने आया है। किसी की जान के नुकसान की खबर इसमें सामने नहीं आई है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक कुछ घर इसमें तबाह जरूर हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के हनरंग उप तहसील के शालखर गांव में बादल फटने की खबर है। डीओसी किन्नौर से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह के वक्त यह घटना हुई, जिसमें पानी की छोटी नहरों में तेज बहाव आ गया और कुछ वाहन बह गए हैं। इसके साथ ही कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अमरनाथ में कुछ दिनों पहले बादल फटने की घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी। अमरनाथ की गुफा के पास अचानक बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई लोग बह गए थे। एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ में बहे लोगों को बचाया था और कई फंसे लोगों के शव को निकाला था। इस अचानक से आई प्राकृतिक आपदा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और ऐसे ही बादल फटने की घटनाएं इस मौसम में अक्सर सामने आती रहती हैं। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं अक्सर ये होती रहती हैं। कभी कभी इनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये तबाही मचाकर चली जाती हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं शिमला में किस तरह से बादल फटने के बाद वहाँ पर नालों में और नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। कुछ घरों के तबाह होने की भी जानकारी सामने आ रही है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।